नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का लाइन बाय लाइन अध्ययन कर रहे हैं। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसका शीर्षक है परिनिष्ठित खड़ी बोली और छायावाद। प्रिय विद्यार्थियों, हम चर्चा करते-करते पहुँच चुके हैं टॉपिक नंबर 84 के ऊपर, यानी कि इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी उनको देख रहे होंगे, उनको पढ़ते हुए नोट्स भी बना रहे होंगे। तो उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि खड़ी बोली का प्रयोग तो हम भारतेंदु योगीन हिंदी कविता में देख रहे थे, द्विवेदी योगीन हिंदी कविता में देख रहे थे, लेकिन उस समय परिनिष्ठित विशेषण शब्द खड़ी बोली के पहले हम नहीं लगाते थे। लेकिन आज के वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको पता चलेगा कि वो खड़ी बोली अब एकदम से मानक और परिनिष्ठित रूप को प्राप्त कर चुकी थी और इसमें छायावादी कवियों ने अपना महत्वपूर्ण रोल निभाया था। तो ये सारे तथ्य आज आप समझ पाएँगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कथन और तर्क पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी आपको समझ में आएगा कि इन्हीं मूल किताबों से प्रश्न बनते हैं। तो ध्यान रखिए कि यूजीसी नेट, यूपी पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, सीईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से और अन्य राज्यों की प्रवक्ता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आज का वीडियो लेक्चर महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं हम विस्तार से चर्चा करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रकरण 4 के अंतर्गत लिखा है काव्य खंड और ब्रैकेट में लिखा है संवत 1975। अगर इसको हम ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे तो 1918 ईस्वी यहाँ पर आ जाएगा और आपके दिमाग में भी आ जाएगा कि यहीं से शुरुआत होती है छायावाद की और इसका जो समय है 1918 से लेकर 1936। तो छायावाद में आकर खड़ी बोली किस तरीके से परिनिष्ठित रूप को धारण करती है, उसका पूरा रिव्यू, उसकी समीक्षा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की हुई है। लिखते हैं कि नई धारा, तृतीय उत्थान, वर्तमान काव्य धाराएँ। यानी कि जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं, तो ये काव्य धारा उस समय चल रही है। इसके पहले जितना भी उन्होंने लिखा, वो भी कुछ कालखंड उनके जीवन काल में ही चल रहे थे, लेकिन अब एकदम पूरा व्यवस्थित इस समय रामचंद्र शुक्ल अपने एकदम से परिपक्व अवस्था में थे। देखा जाए तो जो उनके आलोचना का चरम था, 1918 के आसपास में देखेंगे कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी है। धीरे-धीरे एमए में हिंदी साहित्य को रखा गया है। फिर 1929 ईस्वी में किताब छप जाती है, हिंदी साहित्य का इतिहास। फिर आप देखेंगे 1939 में भी रामचंद्र शुक्ल की किताब आती है चिंतामणि भाग 1। फिर इसी तरीके से उनके निधन के बाद और किताबें छपती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो दौर है, सिर्फ़ आलोचना में नहीं, बल्कि कविता के क्षेत्र में, उपन्यास के क्षेत्र में, कहानी के क्षेत्र में भी बड़े-बड़े व्यक्तित्व इस समय लिख रहे थे। इसीलिए छायावाद को भी आधुनिक काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। आपने पढ़ा भी होगा और वैसे भक्ति काल को हम पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग मानते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कालखंड को यहाँ पर बताते हैं कि नई धारा, तृतीय उत्थान, वर्तमान काव्य धाराएँ। वो लिखते हैं, द्वितीय उत्थान के समाप्त होते-होते खड़ी बोली में बहुत कुछ कविता हो चुकी थी। इन 25-30 वर्षों के भीतर वह बहुत कुछ मँजी, इसमें संदेह नहीं, पर इतनी नहीं जितनी उर्दू काव्य क्षेत्र के भीतर जाकर मँजी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे ही द्वितीय उत्थान समाप्त होता है, खड़ी बोली में खूब कविताएँ लिखी गई और जब किसी चीज़ में ज़्यादातर चीज़ें लिखी जाती हैं या फिर कोई भी अगर आप काम करते हैं और ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा उसमें अभ्यास होता है, तो उसमें आप मँज जाते हैं। तो वैसे ही खड़ी बोली कविता के प्योर फॉर्म में आ गई। कविता का पूरा माध्यम खड़ी बोली हो गई थी। इसीलिए यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि बहुत कुछ मज़े इसमें संदेह नहीं, पर इतनी नहीं जितनी उर्दू काव्य क्षेत्र में के भीतर जाकर मज़ी है। जैसा पहले कह चुके हैं, हिंदी में खड़ी बोली के पद्य प्रवाह के लिए 3 रास्ते खोले गए हैं। उर्दू या फ़ारसी की बहनों का, संस्कृत के वृत्तों का और हिंदी के छंदों का। यहीं से हमने कमेंट्री सेक्शन में एक सवाल आप सभी से पूछा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली के पद्य प्रवाह के लिए किन 3 रास्तों की चर्चा की है, उसमें से एक रास्ता नहीं था। अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि सवाल कैसे और कहाँ से बनते हैं। तो यहाँ पर था कि उर्दू या फ़ारसी से बनते थे, फिर संस्कृत के वृत्तों से बनते थे और हिंदी के छंदों से। ये 3 रास्ते थे
जहां से हिंदी में खड़ी बोली के पद्य का प्रवाह चल रहा था, रास्ते निकल रहे थे। इनमें से प्रथम मार्ग का अवलंबन तो मैं नैराश्य या आलस्य समझता हूँ। वह हिंदी काव्य का निकाला हुआ अपना मार्ग नहीं, अतः शेष दो मार्गों का ही थोड़े में विचार किया जाता है। यानी कि जो पहला मार्ग है उर्दू या फारसी, उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं मानते। वो कहते हैं कि वो हिंदी का ही, हिंदी काव्य का निकाला हुआ अपना मार्ग नहीं, शेष दो को वो मानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि संस्कृत के वृत्तों का और हिंदी के छंदों का उन्होंने माना हुआ है। बाकी उर्दू या फारसी के वहनों का इनको नहीं माना हुआ है। और इसके बारे में उन्होंने लिखा, हिंदी काव्य का निकाला हुआ अपना मार्ग नहीं है, इसको नैराश्य या आलस समझते हैं। आगे लिखते हैं कि इसमें तो कोई संदेह नहीं कि संस्कृत के वर्ण वृत्तों का माधुर्य अन्यत्र दुर्लभ है, पर उनमें भाषा इतनी जकड़ जाती है कि वह भावधारा के मेल में पूरी तरह स्वच्छंद होकर नहीं चल सकती। इसी से संस्कृत के लंबे समासों का बहुत कुछ सहारा लेना पड़ता है, पर संस्कृत पदावली के अधिक समावेश से खड़ी बोली की स्वाभाविक गति के प्रसार के लिए अवकाश कम रहता है। अतः वर्ण वृत्तों का थोड़ा बहुत उपयोग किसी बड़े प्रबंध के भीतर बीच में ही उपयुक्त हो सकता है। तात्पर्य यह कि संस्कृत पदावली का अधिक आश्रय लेने से खड़ी बोली के मजने की संभावना दूर ही रहेगी। यानी कि खड़ी बोली में भी अगर एकदम से संस्कृत पदावली का प्रयोग किया जाएगा या फिर उसका सहारा लिया जाएगा, आश्रय लिया जाएगा, तो हो सकता है कि जो खड़ी बोली जिस परिनिष्ठित रूप को प्राप्त कर रही थी, वो उसे दूर रह जाए। हिंदी के सब तरह के प्रचलित छंदों में खड़ी बोली की स्वाभाविक वाग्धारा का अच्छी तरह खपने के योग्य जाना ही उनका मजना कहा जाएगा। हिंदी के प्रचलित छंदों में दंडक और सवैया भी हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो खड़ी बोली में कविताएं लिखी जा रही थी, खासतौर से प्रिय प्रवास इत्यादि, तो उसमें आप देखेंगे कि संस्कृत वर्ण वृत्तों का ज्यादा प्रयोग किया जा रहा था और द्विवेदी युग में ये खास प्रवृत्ति थी। इत वृत्तात्मकता तो थी, उसके साथ ही संस्कृत वर्ण वृत्तों का प्रयोग भी चल रहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली के विकास में थोड़ा सा इसको ये माना कि अगर यही चलता रहा तो खड़ी बोली का स्वाभाविक विकास नहीं होगा। अगर खड़ी बोली का स्वाभाविक विकास तभी होगा जब हिंदी के प्रचलित छंदों को शामिल किया जाएगा, जिसमें दंडक, सवैया का नाम लिया हुआ है, और फिर आगे चलकर कुछ और छंदों की बात की जाएगी। हालांकि अब ये वो दौर है जब मुक्त छंद की बात होने लगी थी, जिसमें निराला का नाम आप जानते भी होंगे, आपके दिमाग में आ भी गया होगा। आगे लिखते हैं कि सवैया यद्यपि वर्णवृत्त है, पर लय के अनुसार लघु गुर का बंधन उसमें बहुत कुछ उसी प्रकार शिथिल हो जाता है जिस प्रकार उर्दू के छंदों में। यानी सवैया जो है, यह किस प्रकार का वर्णवृत्त है? ये संस्कृत वर्णवृत्त का ही एक छंद है। अगर देखा जाए तो हिंदी में हम छंदों को पढ़ते हैं तो कुछ संस्कृत के छंद, कुछ हिंदी के छंद है। तो सवैया का संबंध संस्कृत से ही थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है और लय के अनुसार इसमें लघु गुरु का बंधन है, लेकिन कुछ बहुत उसी प्रकार शिथिल हो जाता है जैसे कि उर्दू के छंदों में शिथिलता होती है। मात्रिक छंदों में तो कोई अड़चन ही नहीं। प्रचलित मात्रिक छंदों के अतिरिक्त कविजन इच्छानुसार नए छंदों का विधान भी बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज सामने आ रही है कि कविता का माध्यम खड़ी बोली हो गई, लेकिन छंद को क्या किया जाए? छंद को भी संस्कृत से जोड़कर देखा जाए या फिर हिंदी में कुछ छंदों का निर्माण किया जाए। आगे चलकर यही हुआ कि क्यों ना कविता को मुक्त छंद में लिखा जाए। चीजें हम डिस्कस करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि खड़ी बोली की कविताओं की उत्तरोत्तर गति की ओर दृष्टिपात करने से यह पता चल जाता है कि किस प्रकार ऊपरी लिखी बातों की ओर लोगों का ध्यान क्रमशः गया और जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए वर्तमान काल का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस इतिहास ग्रंथ को लिख रहे थे तभी ये सारी घटनाएं घट रही थी, उनके सामने की ये पूरी घटनाएं। बाबू मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में चलती हुई खड़ी बोली का परिमार्जित और सुव्यवस्थित रूप गीतिका आदि हिंदी के प्रचलित छंदों में तथा नए गढ़े हुए छंदों में पूर्णतया देखने में आया। और आपने देखा होगा कि मैथिली शरण गुप्त को हरि गीतिका का बादशाह कहा जाता है और ये तथ्य यहीं से बना हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि उस समय अलग अलग छंदों का प्रयोग किया जा रहा था और हिंदी के छंदों का निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में खड़ी बोली का परिमार्जित रूप तो दिखाई पड़ता है, और अगर छंदों की बात करें
तो गीतिका आदि के प्रचलित छंदों में तथा नए गढ़े हुए छंदों का उसमें पूर्णता दिखलाई पड़ती है। मैथिली शरण गुप्त के अलावा आप देखेंगे ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी कवित्तों और सवैयों में खड़ी बोली का बहुत ही मजा हुआ रूप सामने ला रहे हैं। एक नया नाम आप देख रहे हैं जो कि ज्यादातर हम नहीं देखते हैं, गोपाल शरण सिंह, जिन्होंने कवित्तों और सवैयों में खड़ी बोली में कविता लिखी। उनकी रचनाओं को देखकर खड़ी बोली के मज जाने की पूरी आशा होती है। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल गोपाल शरण सिंह की कविताओं को देखकर ऐसा महसूस करते हैं कि जो खड़ी बोली अपनी स्वाभाविक वाग्धारा में नहीं बह रही थी, उम्मीद है कि गोपाल शरण सिंह की जो इनका जो भी प्रयास है, उससे खड़ी बोली के मज जाने की पूरी आशा होती है। खड़ी बोली का पूर्ण सौष्ठव के साथ मजना तभी कहा जाएगा जबकि पद्यों में उसकी अपनी गतिविधि का पूरा समावेश होगा और कुछ दूर तक चलने वाले वाक्य सफाई के साथ बैठे। भाषा का इस रूप में परिमार्जन उन्हीं के द्वारा हो सकता है जिनका हिंदी पर पूरा अधिकार है, जिन्हें उसकी प्रकृति की पूरी परख है। पर जिस प्रकार बाबू मैथिली शरण गुप्त और ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी ऐसे कवियों की लेखनी से खड़ी बोली को मजते देख आशा का पूर्ण संचार होता है, उसी प्रकार कुछ ऐसे लोगों को जिन्होंने अध्ययन का शिष्ट समागम द्वारा भाषा का पूरा अधिकार नहीं प्राप्त किया है, संस्कृत के विकीर्ण पदावली के भरोसे पर या अंग्रेजी पद्यों के वाक्य खंडियों के शब्दानुवाद जोड़ जोड़कर हिंदी कविता के नए मैदान में उतरते देख आशंका भी होती है। यानी दोनों तरीके का यहाँ पर आप देख रहे हैं। एक तरफ है कि लोग खड़ी बोली में कविता लिख रहे हैं और हिंदी में छंदों का विकास भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ परंपरा का ही निर्वहन किया जा रहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोनों चीजों को यहाँ पर दिखलाया हुआ है। आगे लिखते हैं कि ऐसे लोग हिंदी जानने या उसका अभ्यास करने की जरूरत नहीं समझते, पर हिंदी भी एक भाषा है जो आते आते आती है। भाषा बिना अच्छी तरह जाने वाक्य विन्यास, मुहावरे आदि कैसे ठीक हो सकते हैं? आचार्य रामचंद्र सवाल उठाते हैं यहाँ पर कि जैसे संस्कृत भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, उसी तरीके से हिंदी भी एक भाषा है और हिंदी भी एक भाषा है जो आते आते आती है। इसी कोटेशन को हमने कमेंट्री सेक्शन में डाला हुआ था। बहुत सारे विद्यार्थी कहने लगे कि सर ये कहाँ से उद्धृत किया गया है? आप देख रहे हैं कि जब तक बारीक और सूक्ष्म दृष्टिकोण से वाक्यों को आप नहीं समझेंगे, तब तक कथनों को भी आप नहीं समझ पाएंगे। उस समय जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं, तो कविता में ही खड़ी बोली को स्थापित नहीं किया जा रहा है, बल्कि गद्य के क्षेत्र में भी खड़ी बोली को स्थापित करने का प्रयास है और लोग हिंदी धीरे-धीरे सीख रहे हैं, जान रहे हैं और इन्होंने उम्मीद रखी कि हिंदी भी तमाम भाषाओं की तरह एक भाषा है जो आते-आते आती है। यानी उस पर अभ्यास करेंगे तो धीरे-धीरे आपका पूरा अधिकार हो जाएगा और भाषा बिना अच्छी तरह जाने वाक्य विन्यास, मुहावरे आदि कैसे ठीक हो सकते हैं। इसीलिए आप सभी को हमने एक वीडियो लेक्चर बनाया हुआ था, हिंदी व्याकरण सही तरीके से कैसे पढ़ें। क्योंकि मुझे मालूम था कि इस समय हम खड़ी बोली के पर निश्चित रूप पर चर्चा करेंगे, तो कहीं न कहीं उसमें व्याकरण की बात आएगी। और यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि भाषा बिना अच्छी तरह जाने वाक्य विन्यास, मुहावरे आदि को ठीक से प्रयोग नहीं कर सकते। वो कैसे ठीक हो गए जब तक हम भाषा की जानकारी ही नहीं रखेंगे। आगे लिखते हैं कि नए-नए छंदों के व्यवहार और तुक के बंधन के त्याग की सलाह द्विवेदी जी ने बहुत पहले दी थी। द्विवेदी जी यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बहुत पहले ही अपने समकालीन कवियों से ये उम्मीद की थी, चर्चा की थी, जिनके ऊपर महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रभाव भी पड़ा था कि नए-नए छंदों को व्यवहार में लाइए, तुक के बंधनों का त्याग कीजिए। यानी तुकबंदी वाली जो रचनाएँ थी, ऊपर-नीचे जो भी शब्द हैं, उनमें मिलान किया जा रहा था। उसको कम करने की सलाह दी थी द्विवेदी जी ने। उन्होंने कहा था कि तुले हुए शब्दों में कविता करने और तुक, अनुप्रास आदि ढूँढने से कवियों के विचार स्वातंत्र्य में बाधा आती है। अब हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ, लेकिन इसमें उन्होंने ज़िक्र किया है महावीर प्रसाद द्विवेदी के एक कथन का। इसको आपको बड़े ही सावधानी से नोट करना है। मान लीजिए परीक्षाओं में सवाल आ सकता है कि तुले हुए शब्दों में कविता करने और तुक, अनुप्रास आदि ढूँढने से कवियों के विचार स्वातंत्र्य में बाधा आती है। किसका कथन है? तो यहाँ पर आपको इसका जवाब याद रखना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ठीक? आगे बात करते हैं। शुक्ल जी ने लिखा कि नए-नए छंदों की योजना के संबंध में हमें कुछ नहीं कहना है। यह बात
यह बहुत अच्छी बात है। तुक भी ऐसी कोई अनिवार्य वस्तु नहीं। चरणों के भिन्न-भिन्न प्रकार के मेल चाहे जितने किए जाएँ, ठीक है, पर इधर कुछ दिनों से बिना छंद के पद्य भी बिना तुकांत के होना तो बहुत ध्यान देने की बात नहीं। निराला जी ऐसे नई रंगत के कवियों में देखने में आते हैं। यानी कि बात हो रही थी कि नए-नए छंदों का प्रयोग किया जाए, व्यवहार में लाया जाए। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है कि नए-नए छंद किया जाए या व्यवहार में लाया जाए। यह बहुत अच्छी बात है कि तुक भी ऐसी कोई अनिवार्य वस्तु नहीं है कि तुकबंदी किया जाए या फिर छंदों में चरण होते हैं। कहीं 4 चरण होते हैं, कहीं 6 चरण होते हैं। तो चरणों के भिन्न-भिन्न प्रकार के मेल चाहे जितने किए जाएँ सब ठीक है, जितनी भी तुकबंदी की जाए ठीक है। लेकिन इधर हाल-फिलहाल में देखने में आता है कि बिना छंद के पद्य भी बिना तुकांत के होना तो बहुत ध्यान देने की बात नहीं। निराला जी ऐसे नई रंगत के कवियों में देखने में आते हैं। यानी कि उस समय के कवियों में निराला जी अलग तरीके की कविता लिख रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि इन छंदों से कविता को मुक्त रखा जाए और निराला जी की एक खास विशेषता रही है इनके कथन के तौर पर कि जिस तरीके से मनुष्य स्वच्छंद है, वैसे ही कविता को भी स्वच्छंद रखना है। ठीक है? कविता को वो एक तरीके से मनुष्य की तुलना की जा रही है कि जैसे मनुष्य स्वतंत्रता या स्वच्छंदता का आकांक्षी होता है, क्यों नहीं कविता को भी इन छंदों से हम मुक्त कर दें। तो उसी समय छायावाद में आप देखेंगे एक खास विशेषता है मुक्त छंद की कविता लिखने की और उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी ने योगदान दिया, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रहे। अब उनके ऊपर ये प्रभाव सब कहाँ से पड़ा है? यह अमेरिका के एक कवि वाल्ट व्हिटमैन की नकल है जो पहले बंगला में थोड़ी बहुत हुई है। अब अमेरिका में एक कवि थे वाल्ट व्हिटमैन जो कि मुक्त छंद कविता के समर्थक थे और उसकी नकल करते हुए बंग साहित्य में जो भी कविताएँ लिखी जा रही थी, मुक्त छंद में लिखी जा रही थी। और आप जानते हैं कि निराला के ऊपर बांग्ला साहित्य और बांग्ला कवियों का काफ़ी प्रभाव रहा है और जो उन्होंने रामचरितमानस यानी राम की शक्ति पूजा लिखा हुआ है, उसके ऊपर भी एक खास बांग्ला कवि का प्रभाव है। तो आप देख रहे हैं कि अमेरिका से होते हुए बांग्ला, फिर बांग्ला से होते हुए हिंदी में मुक्त छंद की बात होती है। शुक्ल जी लिखते हैं कि बिना किसी प्रकार की छंदो व्यवस्था की अपनी पहली रचना लिव्स ऑफ ग्रास उसने सन 1855 ईस्वी में प्रकाशित की थी। किसने? कवि वाल्ट व्हिटमैन जो कि छंदों के विपरीत जाकर छंदो व्यवस्था की अपनी पहली रचना बिना छंद की रचना का नाम क्या है? लिव्स ऑफ ग्रास 1855 में प्रकाशित हुई थी। उसके उपरांत और भी बहुत सी रचनाएं इसी प्रकार के मुक्त या स्वच्छंद पंक्तियों में निकली जिनके संबंध में एक समालोचक ने लिखा है A choice of impressions, thought of feelings thrown together without theme, which matters little without meter, which matters more and often without region, which matters much. तो अंग्रेजी में सब लिखा गया है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके सारांश के तौर पर लिखा कि यह कि उसकी ऐसी रचनाओं में छंद व्यवस्था का ही नहीं, बुद्धि तत्व का भी प्राय अभाव है। उसकी वे ही कविताएं अच्छी मानी और पढ़ी गईं जिनमें छंद और तुकांत की व्यवस्था थी। भले मुक्त छंद की बात की गई, लेकिन उन कविताओं को ज़्यादा सराहा गया लोग ज़्यादा उसको पसंद किए, जो छंद और तुकांत में लिखी गई थी। और अक्सर आप देखेंगे कि तुकबंदी वाली कविताओं को लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं। उसको मंचों पर बोलते हैं और सराहते भी। शुक्ल जी लिखते हैं कि पद्य व्यवस्था से मुक्त काव्य रचना वास्तव में पाश्चात्य ढंग के गीत काव्यों के अनुकरण का परिणाम है। यानी कि कविता लिख रहे हैं और मुक्त काव्य रचना करना चाह रहे हैं तो ज्यादातर आप देखेंगे कि पाश्चात्य में यूरोप में गीत काव्यों में इस चीज का अनुकरण किया गया है, इसको फॉलो किया गया है। हमारे यहाँ के संगीत में बधी हुई राग रागनियां हैं, पर यूरोप में संगीत के बड़े-बड़े उस्ताद जिनको कि कंपोजर्स बोला जाता है, अपनी अलग-अलग नाद योजना या स्वर मैत्री चलाया करते हैं। उस ढंग का अनुकरण पहले बंगाल में हुआ। आप देख रहे हैं कि बंगाल एक ऐसा इलाका रहा, जहाँ पर बहुत सारी साहित्यिक घटनाएँ पहली बार हुई। जितनी भी साहित्यिक घटनाएँ हुई हैं, सबसे पहले वो बंगाल में घटी हुई हैं, चाहे पहला पत्र का संपादन हो, चाहे नवजागरण की बात आई हो, किसी भी तरीके का आप देखेंगे। तो शुक्ल जी ने लिखा कि मुक्त काव्य रचना की ज़्यादातर बातें यूरोप में यानी पाश्चात्य में हुई, वो भी गीत काव्य लिखने में।
लेकिन हमारे यहाँ यानी कि भारत में और हिंदी पट्टी में कहा जाए तो यहाँ के संगीत में बधी हुई राग रागनियाँ हैं, ठीक है? शास्त्रीय संगीत, तमाम तरीके के संगीत है, सुगम संगीत। लेकिन यूरोप में संगीत के बड़े-बड़े उस्ताद हैं और अपनी-अपनी नाद योजना और स्वर मैत्री चलाया करते हैं। उस ढंग का पहली बार अगर कहीं नकल की गई, अनुकरण किया गया, तो बंगाल में किया गया। वहाँ की देखा-देखी हिंदी में भी चलाया गया। निराला जी का तो इसकी ओर प्रधान लक्ष्य रहा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें पहले यूरोप से आ रही हैं, फिर उसको बांग्ला एक्सेप्ट कर रहा है, फिर वो हिंदी में चली आ रही है। इस श्रृंखला को आप देखिए और उसका प्रभाव ज़्यादातर किसमें पड़ा? हिंदी में निराला जी के ऊपर पड़ा। हमारा इस संबंध में यही कहना है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, कि काव्य का प्रभाव केवल नाद पर अवलंबित नहीं। मान लीजिए इतना दूर तक ये कथन आ जाए कि काव्य का प्रभाव केवल नाद पर अवलंबित नहीं है। ठीक है? नाद एक तरीके से ध्वनि। आप संगीत सुनते हैं तो उसमें ध्वनियों का ही पूरा खेल है। ठीक है? तो शुक्ल जी ने लिखा कि काव्य का प्रभाव केवल नाद पर अवलंबित नहीं है। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। पूछा जा सकता है, बहुत छोटा-सा कथन है, लेकिन आपको फँसा सकता है। आगे लिखते हैं कि छंदों के अतिरिक्त वस्तु विधान और अभिव्यंजन शैली में भी कई प्रकार की प्रवृत्तियां इस तृतीय उत्थान में प्रकट हुई, जिससे अनेक रूपता की ओर हमारा काव्य कुछ बढ़ता दिखाई पड़ा। यानी कि अगर छंदों की बात छोड़ें तो वस्तु विधान और जो अभिव्यंजन शैली है कि कविता को कैसे प्रस्तुत किया जाए, उसको लेकर भी कई प्रवृत्तियां छायावाद में उत्पन्न हुई, प्रकट हुई। और इससे क्या हुआ? कविता का जो क्षेत्र था वो विस्तृत हो गया और उसमें अनेक रूपता भी आ गई। आगे लिखते हैं कि किसी वस्तु में अनेक रूपता आना विकास का लक्षण है। आप ध्यान रखिए कि अगर किसी के पास, जिसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल आप हैं अगर, तो इसका मतलब है कि आप विकास कर रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। यदि अनेकता के भीतर एकता का कोई एक सूत्र बराबर बना रहे, भले अनेकता हो, लेकिन कोई एक ऐसी चीज रहे जो जोड़ कर रखे, तो वो और बेहतर हो जाता है। इस समन्वय से रहित जो अनेक रूपता होगी, यह भिन्न-भिन्न वस्तुओं की होगी, एक ही वस्तु की नहीं। अतः काव्यत्व यदि बना रहे, तो काव्य का अनेक रूप धारण करके भिन्न-भिन्न शाखाओं में प्रवाहित होना उसका विकास ही कहा जाएगा। कुल मिलाकर क्या है कि कविता का काव्यत्व बचा रहना चाहिए। अनेक रूपता के नाम पर, जैसे कि पद्य है और कविता आप पढ़ रहे हैं तो लग रहा है कि गद्य हम पढ़ रहे हैं, कि मैं सेंटर गया, सेंटर में कुर्सी पर बैठा, कुर्सी पर बैठते कुछ किताबें खोला, किताबें खोलने के बाद कक्षा में गया, पता चला कि कोई बोला ये मैं कविता लिख रहा हूँ, तो इसमें काव्यत्व तो नहीं है। आप देख रहे होंगे नीरस लग रहा है जो अभी मैं एक काल्पनिक कविता आपको सुनाया। हालाँकि कविता मेरी बहुत कमज़ोर है, मैं कविता नहीं लिखता हूँ, कहानी लिखता हूँ, संस्मरण लिखता हूँ, जो कि आपके सामने मैं प्रस्तुत भी करता हूँ। लेकिन समझाने के लिए तो थोड़ा बहुत रच लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि काव्यत्व का बचा रहना बड़ा ज़रूरी है। अगर काव्यत्व बचा रह जाए, तो फिर कविता का विकास अलग-अलग धाराओं में हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं। उसको विकास ही कहा जाएगा। काव्य के भिन्न-भिन्न रूप एक-दूसरे के आगे-पीछे भी आविर्भूत हो सकते हैं और साथ-साथ भी निकल और चल सकते हैं। पीछे आविर्भूत होने वाला रूप पहले से चले आते हुए रूप से अवश्य ही श्रेष्ठ या समुन्नत हो, ऐसा कोई नियम काव्य क्षेत्र में नहीं है। अनेक रूपों की धारणा करने वाला तत्व यदि एक है, तो शिक्षित जनता की बाह्य और आभ्यंतर स्थिति के साथ सामंजस्य के लिए काव्य अपना रूप भी कुछ बदल सकता है और रुचि की विभिन्नता का अनुसरण करता हुआ एक साथ कई रूपों में भी चल सकता है। तो काव्य का काव्यत्व बचा रहना चाहिए, भले उसमें अनेक रूपता हो, लेकिन कुछ ऐसे सूत्र होने चाहिए जो कि सामंजस्य को स्थापित करते हों, समन्वय को स्थापित करते हों। आगे लिखते हैं कि प्रथम उत्थान के भीतर हम देख चुके हैं, यानी कि हम लोग भी देख चुके हैं। सारी बातें हम आपको बता चुके हैं, तो आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा, क्या देख चुके हैं? किस प्रकार काव्य को भी देश की बदलती हुई स्थिति और मनोवृत्ति के मेल में लाने के लिए भारतेंदु मंडल ने कुछ प्रयत्न किया, पर यह प्रयत्न केवल सामाजिक और राजनीतिक स्थिति की ओर हृदय को थोड़ा प्रवृत्त करके रह गया। आपने भारतेंदु युगीन हिंदी कविता को देखा और मंडल में शामिल कवियों को भी देखा, जिसमें उन्होंने पहले नंबर पर देश की बदलती हुई स्थिति और मनोवृत्ति को प्रस्तुत करने का प्रयास किया।
और ज्यादातर उनकी कोशिश क्या रही, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति की ओर सहृदय को मोड़ना, उसी के तरफ रहा। राजनीतिक और सामाजिक भावनाओं को व्यक्त करने वाली वाणी भी दबी सी रही। अगर उन्होंने प्रस्तुत भी किया तो थोड़ा दबी दबी व्यंग शैली का प्रयोग वो लोग करते थे। उसमें न तो संकल्प की दृढ़ता और न्याय के आग्रह का जोश था, न उलटफेर की प्रबल कामना का वेग। स्वदेश प्रेम व्यंजित करने वाला यह स्वर अवसाद और खिन्नता का स्वर था, आवेश और उत्साह का नहीं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मनोवृत्तियों का उल्लेख किया जा रहा है, जैसे अवसाद, जिसको हम डिप्रेशन में बोलते हैं, कि स्वदेश प्रेम को अगर वो व्यंजित भी कर रहा है तो अवसाद और खिन्नता का उसमें स्वर है। खिन्नता क्या एक भाव है, जब अपनी इच्छाएं पूरी ना हो तो खिन्नता का भाव जागृत होता है। आवेश, आवेश आप जानते हैं कि जब आप थोड़ा सा एग्रेसिव होते हैं, और उत्साह का नहीं। उसमें अतीत के गौरव का स्मरण और वर्तमान रस का वेदनापूर्ण अनुभव ही स्पष्ट था। यानी उस समय की कविताओं को देखेंगे तो अतीत के गौरव को याद किया गया है। अतीत के गौरव से जब हम नॉस्टैल्जिक होते हैं, अपने अतीत को याद करते हैं और हमारा अतीत गौरवशाली होता है, तो फिर हमें दुःख भी होता है। जैसे आपने एक महाकाव्य पढ़ा होगा कामायनी, इसमें भी मनु की यही स्थिति है। वो पहले बहुत अच्छा से अपना जीवन जी रहा था, लेकिन अचानक प्रलय आती है और फिर पूरे मनोविकार शुरू हो जाते हैं, चिंता, आशा, ठीक है? इस तरीके से शुरू होते हुए अंत में वो आनंद की तरफ जाता है। 15 सर्ग इसमें लग जाते हैं जयशंकर प्रसाद को लिखने में। ये चीज़ें आप देखिए कि उस दौर की पूरी घटनाओं को यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने थोड़ा-सा जोड़ने का प्रयास किया। अभिप्राय ये है कि प्रेम जगाया तो गया, पर कुछ नया-नया सा होने के कारण उस समय काव्य भूमि पर पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित न हो सका। कुछ नूतन भावनाओं के समावेश के अतिरिक्त काव्य की परंपरागत पद्धति में किसी प्रकार का परिवर्तन भारतेंदु काल में न हुआ। जिस तरीके से काव्य की परंपरागत पद्धतियों में परिवर्तन होना चाहिए था, भारतेंदु काल में वो सब नहीं हो पाया। भाषा, ब्रज भाषा ही रहने दी गई और उसकी अभिव्यंजन शक्ति का कुछ विशेष प्रसार न हुआ। काव्य को बधी हुई प्रणालियों से बाहर निकालकर जगत और जीवन के विविध पक्षों की मार्मिकता झलकाने वाली धाराओं में प्रवाहित करने की प्रवृत्ति भी न दिखाई पड़ी। आप देख रहे हैं कि ये जो भी कथन आप देख रहे हैं, ये सब कथन तर्क पर आधारित जो सवाल आते हैं 2-4 हर परीक्षाओं में, जो कि कई बार मेरिट को काफ़ी प्रभावित करते हैं। तो उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि जो भारतेंदु काल था, भारतेंदु काल में कविताएँ लिखी जा रही थी, लेकिन उसमें जो ट्रेडिशन परंपरा से चली आ रही पद्धति थी, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ। अगर भाषा के दृष्टिकोण से देखें, तो ब्रज भाषा में कविताएँ लिखी जा रही थी। कुछ पद्धतियों को देखें, तो पुरानी प्रणालियों को ही उसमें अपनाया जाता रस, छंद, अलंकार सब था। और बाद में थोड़ा-सा काव्य को बधी प्रणालियों से बाहर निकालने का अगर प्रयास किया जाता कि जगत और जीवन के जो विविध पक्ष हैं, मार्मिकता झलकाने वाली चीज़ें हैं, उनको जोड़ा जाए, वो भी प्रवृत्ति है, लेकिन कम दिखाई पड़ती है। द्वितीय उत्थान में कुछ दिन ब्रजभाषा के साथ चलकर खड़ी बोली क्रमशः अग्रसर होने लगी। यहाँ तक कि नई पीढ़ी के कवियों को उसी का समय दिखाई पड़ा। यानी कि फिर जैसे द्वितीय उत्थान शुरू हुआ, तो खड़ी बोली कविता के क्षेत्र में धीरे-धीरे आने लगी और जो नई पीढ़ी के कवि थे, उनको लगा कि आगे जो समय है वो ब्रजभाषा का नहीं है, किसका है? खड़ी बोली का है। स्वदेश गौरव और स्वदेश प्रेम की जो भावना प्रथम उत्थान में जगाई गई थी, उसका अधिक प्रसार द्वितीय उत्थान में हुआ और भारत भारती ऐसी पुस्तक निकली। अब आपके दिमाग में आया होगा कि भारत भारती नाम से पुस्तक लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब मैं बोला भारत भारती, तो आपने वन लाइनर किताबों में पढ़ा होगा या फिर तथ्यात्मक रूप से चीज़ें अपने दिमाग में रखा होगा कि 1910 में इसका प्रकाशन हुआ। यानी कि जो भारतेंदु योगीन कविताओं में स्वदेश प्रेम की बात की जा रही थी, स्वदेश गौरव की बात की जा रही थी, उसमें उस तरीके की तीव्रता नहीं थी, जितनी तीव्रता द्वितीय उत्थान की रचना भारत भारती में थी। और आप जानते हैं कि भारत भारती को पढ़कर एकदम से धूम मच गई थी। स्वतंत्रता सेनानी भारत को आज़ाद कराने के लिए पूरा एकदम से तैयार हो गए थे। काफ़ी प्रभाव पड़ा इसका। इस भावना का प्रसार हुआ तो, पर इसकी अभिव्यंजना में प्रतिभा, प्रगल्भता न दिखाई पड़ी। पुस्तक तो निकल गई और धीरे-धीरे लोगों के ऊपर इसका प्रभाव दिखाई पड़ने लगा, लेकिन जिस तरीके से पड़ना चाहिए, अब वो भी उसमें उतनी अभी तीव्रता नहीं दिखाई पड़ रही थी क्योंकि लोग अभी अपने पूर्ववर्ती परिस्थितियों से प्रभावित थे। आगे लिखते हैं कि शैली में प्रगल्भता और विचित्रता चाहे न आई हो, पर काव्य भूमि का प्रसार अवश्य हुआ।
प्रसार और सुधार की जो चर्चा नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना के समय से ही रहकर थोड़ी बहुत होती आ रही थी, वह सरस्वती निकलने के साथ ही कुछ अधिक ब्यौरे के साथ हुई। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल रिवाइज कर रहे हैं, जिसको हम एक शब्द प्रयोग कर सकते हैं कि रिकैप कर रहे हैं कि कैसे-कैसे खड़ी बोली का विकास होता है और कविता के क्षेत्र का विकास होता है। उसमें नागरिक प्रचारणी सभा का क्या योगदान रहा, सरस्वती पत्रिका का क्या योगदान रहा, यानी कि धीरे-धीरे जो भी उद्देश्य थे, उसके तरफ ये संस्थाएँ या फिर पत्रिकाएँ अपना योगदान दे रही थी। उस पत्रिका के प्रथम 2-3 वर्षों के भीतर ही ऐसे लेख निकले, जिनमें साफ-साफ कहा गया कि अब नायिका भेद और श्रृंगार में ही बंधे रहने का ज़माना नहीं है। यानी कि सरस्वती पत्रिका में ये चीज़ एकदम से घोषित कर दी गई कि भाई जो परंपरा से लिखी आ रही कविता है जिसमें कि नायिका भेद है और श्रृंगार रस है, क्योंकि पूर्ववर्ती काल क्या था? रीति काल था और उसका एक नाम क्या है? श्रृंगार काल भी है। तो उस ज़माने में ज़्यादातर नायिका भेद और श्रृंगार परक कविताएँ ही लिखी जा रही थी। अब कहा गया कवियों को सीधे-सीधे एक तरीके से अलर्ट किया गया कि उस बंधन में आपको बँध के नहीं रहना है, वो ज़माना खत्म हो गया है। संसार में न जाने कितनी बातें हैं जिन्हें लेकर कवि चल सकते हैं। केवल नायिका भेद और श्रृंगार प्रधान कविताएँ ही नहीं लिखी जा सकती हैं, बल्कि दुनिया भर में इतने मैटर हैं, इतने तथ्य हैं कि आप चाहें तो उनके ऊपर कविता लिख सकते हैं। इस बात पर द्विवेदी जी बराबर जोर देते रहे और कहते रहे कि कविता के बिगड़ने और उसकी सीमा परिमित हो जाने से साहित्य पर भारी आघात होता है। ये कथन आप देख रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। उनका मानना था कि कविता के क्षेत्र का विस्तार होना चाहिए। परंपरा से जो नायिका भेद और श्रृंगार रस की बात की जाती रही है, अब उससे ऊपर उठना है हमें। अगर उनका कहना रहा बराबर कवियों को कहते रहे कि कविता के बिगड़ने और उसकी सीमा परिमित हो जाने से साहित्य पर भारी आघात होगा। आगे चलकर देखेंगे न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो हम विमर्श पढ़ते हैं, कुछ आलोचकों ने विमर्शों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि साहित्य को अलग-अलग खंडों में बाँटकर अध्ययन नहीं करना चाहिए, साहित्य को साहित्य ही रहने देना चाहिए। दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श, ओबीसी विमर्श, विद्ध विमर्श और जितने भी विमर्श हैं, ये सब साहित्य को तोड़ रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि तोड़ नहीं रहे हैं बल्कि साहित्य के क्षेत्र विस्तार को बढ़ावा कर रहे हैं। ठीक है? उसका विस्तार हुआ। एक तरीके से देखा जाए तो ये कविता के संदर्भ में बात कही जा रही है कि कविता के क्षेत्र को अगर सीमित करेंगे तो समझ जाइए कि साहित्य पर भारी आघात होता है। ये कथन ध्यान में रखिए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। द्विवेदी जी सरस्वती के संपादन काल में कविता में नयापन लाने के बराबर इच्छुक रहे। हम लोग नई कविता पढ़ते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि कविता में नयापन लाने की बात पहले से ही एक परंपरा ही है इसकी। द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, तो बार-बार कवियों से आग्रह करते थे कि कविता में उसके विषय वस्तु में कुछ नयापन लाइए। नयापन आने के लिए वे नए-नए विषयों का या नयापन या नानात्व प्रधान समझते रहे और छंद, पदावली, अलंकार आदि का नयापन उसका अनुगामी। रीतिकाल के श्रृंगारी कविता की ओर लक्ष्य करके उन्होंने लिखा। कौन लिखा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। इस तरह की कविता सैकड़ों वर्ष से होती आ रही है। अनेक कवि हो चुके हैं, जिन्होंने इस विषय पर न मालूम क्या-क्या लिख डाला है। इस दशा में नए कवि अपनी कविता में नयापन कैसे ला सकते हैं? वही तुक, वही छंद, वही शब्द, वही उपमा, वही रूपक, इस पर भी लोग पुरानी लकीर बराबर पीटते जाते हैं। कविता, सवैया, दोहे, सोठे लिखने से बाज नहीं आते। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आप नई कविता में पढ़ते हैं ना, ये उपमान मैले हो चुके हैं। तो हम पढ़ते हैं कि भाई अज्ञे ने कुछ नए प्रयोगों से कविता को नया करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस बात को महावीर प्रसाद द्विवेदी बहुत पहले ही इस पर जोर दे रहे थे। वो कह रहे थे कि सैकड़ों वर्षों से छंदबद्ध और पारंपरिक ढंग की कविता लिखी जा रही है, नायिका भेद और श्रृंगार रस को ध्यान में रखते हुए और बहुत सारे कवि हैं, न जाने क्या-क्या, जो चीज़ नहीं भी लिखना चाहिए था, वो सब भी लिख डाले हैं। और इस दशा में, इस स्थिति में कविता में नयापन कैसे लाया जाए? ये समस्या ठीक वैसे ही है, जैसे पीएचडी के विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है कि रिसर्च तो बहुत पहले से हो चुका है, लेकिन उसमें क्या नयापन लाया जाए? वही उस ज़माने में महावीर प्रसाद द्विवेदी के सामने भी समस्या थी कि आखिरकार क्या नया लाया जाए? तुक भी वही है, छंद भी वही है, शब्द भी वही है, उपमा भी है, रूपक है, सब कुछ वही है। इस पर भी लोग पुरानी लकीर बराबर पीटते जाते हैं। कवित्त, सवैये, दोहे, सोठे लिखने से बाज नहीं आते। आगे लिखते हैं
आचार्य रामचंद्र शुक्ल की द्वितीय उत्थान के भीतर हम दिखा आए हैं कि किस प्रकार काव्य क्षेत्र का विस्तार बढ़ा, बहुत से नए-नए विषय लिए गए और बहुत से कवि कवित्त सवैये लिखने से बाज आकर संस्कृत के अनेक वृत्तों में रचना करने लगे। रचनाएँ चाहे अधिकतर साधारण गद्य निबंधों के रूप में ही हुई हों, पर प्रवृत्ति अनेक विषयों की ओर रही, इसमें संदेह नहीं। उसी द्वितीय उत्थान में स्वतंत्र वर्णन के लिए मनुष्यतर प्रकृति को कवि लोग लेने लगे, पर अधिकतर उसके ऊपरी प्रभाव तक ही रहे। आपने एक अलंकार पढ़ा होगा, मानवीकरण अलंकार, ठीक है? जैसे जयशंकर प्रसाद की रचना आपने पढ़ा होगा, जिसमें है उषा की चर्चा की गई है, ठीक है ना? तो यहाँ पर मनुष्येतर प्रकृति को कवि लोग लेने लगे, पर उसके ऊपरी प्रभाव तक ही वो सीमित रहे। उसके रूप, व्यापार कैसे सुखद, सजीले और सुहावने लगते हैं, अधिकतर यही देख दिखाकर उन्होंने संतोष किया। यानी कि जो परंपरा से चला आ रहा था नायक-नायिका का सौंदर्य कैसे वर्णन करना है, वैसे यहाँ भी था कि बाहरी वातावरण को लेकर, आंतरिक पे ज़्यादा जोर नहीं दे रहे थे लोग। चिर साहचर्य से उत्पन्न उनके प्रति हमारा राग व्यंजित न हुआ। उनके बीच मनुष्य जीवन को रखकर उसके प्रकृति स्वरूप पर व्यापक दृष्टि नहीं डाली गई। रहस्यमयी सत्ता के अक्षर प्रसार के भीतर व्यंजित भावों और मार्मिक तथ्यों के साक्षात्कार तथा प्रत्यक्षीकरण की ओर झुकाव न देखने में आया। इसी प्रकार विश्व के अत्यंत सूक्ष्म और अत्यंत महान विधानों के बीच जहाँ तक हमारा ज्ञान पहुँचा है, वहाँ तक हृदय को भी पहुँचाने का प्रयास होना चाहिए। यानी ज्ञान और बुद्धि, बुद्धि और हृदय की बात यहाँ पर की जा रही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आपने देखा होगा कि बुद्धि और हृदय दोनों के समन्वय की बात बार-बार करते हैं। और यही चीज़ आपने कामायनी में भी देखा होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिखा उन्होंने कि विश्व के अत्यंत सूक्ष्म और अत्यंत महान विधानों के बीच जहाँ तक हमारा ज्ञान है, वो पहुँचा, वहाँ तक हृदय को भी पहुँचाने का प्रयास होना चाहिए था, जो कि नहीं पहुँच पाया। द्वितीय उत्थान काल का अधिकांश भाग खड़ी बोली को भिन्न-भिन्न प्रकार के पद्यों में ढालने लगा। आगे लिखते हैं कि तृतीय उत्थान में आकर खड़ी बोली के भीतर काव्यत्व का अच्छा स्फुरण हुआ। जिस देश प्रेम को लेकर काव्य की नूतन धारा भारतेंदु काल में चली थी, वह उत्तरोत्तर प्रबल और व्यापक रूप धारण करता आया। शासन की अव्यवस्था और अशांति के उपरांत अंग्रेजी के शांतिमय और रक्षापूर्ण शासन के प्रति कृतज्ञता का भाव भारतेंदु काल में बना हुआ था। इससे उस समय की देशभक्ति संबंधी कविताओं में राजभक्ति का स्वर भी प्रायः मिला पाया जाता। देश की दुख दशा का प्रधान कारण राजनीतिक समझते हुए भी उस दुख दशा में उद्धार के लिए कवि लोग दयामय भगवान को ही पुकारते मिलते हैं। कहीं-कहीं उद्योग धंधों को न बढ़ाने, आलस्य में पड़े रहने और देश की बनी वस्तुओं का व्यवहार न करने के लिए वे देशवासियों को भी कोसते पाए जाते हैं। सरकार पर रोष या असंतोष की व्यंजना उनमें नहीं मिलती है। कांग्रेस की प्रतिष्ठा होने के उपरांत भी बहुत दिनों तक देशभक्ति की वाणी में विशेष बल और वेग न दिखाई पड़ा। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल उस दौर में ले गए 1885 के आसपास में कि कांग्रेस की स्थापना हो गई तो भी देशभक्ति की वाणी में वो तीव्रता, वो बल नहीं दिखलाई पड़ रहा था, जो कि दिखलाई पड़ना चाहिए था। बात यह थी कि राजनीति की लंबी चौड़ी चर्चा साल भर में एक बार धूमधाम के साथ थोड़े से शिक्षित बड़े आदमियों के बीच हो जाया करती थी, जिसका कोई स्थायी और क्रियोत्पादक प्रभाव नहीं देखने में आता था। अतः द्विवेदी काल की देशभक्ति संबंधी रचनाओं में शासन पद्धति के प्रति असंतोष तो व्यंजित होता था, पर कर्म में तत्पर कराने का आत्मत्याग कराने वाला जोश और उत्साह नहीं था। आंदोलन भी कड़ी याचना के आगे नहीं बढ़े थे। तो आप देख रहे हैं कि कैसे देश प्रेम को लेकर स्थितियों के बदलते हुए काव्य के क्षेत्र में भी इसका कुछ बदलाव या परिवर्तन दिखलाई पड़ता है। कहीं पर इसके स्वर में तीखापन है, कहीं पर नम्रता है। तृतीय उत्थान में क्या बदला? तृतीय उत्थान में आकर परिस्थिति बहुत बदल गई। आंदोलनों ने सक्रिय रूप धारण किया। ये वही दौर है जब आप देखेंगे कि अ, चंपारण आंदोलन होता है, फिर लगातार आप देखेंगे कि आंदोलन आंदोलन ही होता है, ठीक है ना? लगातार आंदोलन हो रहा है, कोई न कोई घटनाएँ घट रही हैं। ये ऐसे ही नहीं है। इसीलिए आप देखते हैं कि 1918 से लेकर 1936 पे गांधी जी का काफ़ी प्रभाव पड़ा हुआ है। उसको गांधीवादी युग भी कहा जाता है, ठीक है? तो उस समय परिस्थितियाँ बहुत बदल गईं, आंदोलनों ने सक्रिय रूप धारण किया और गाँव-गाँव में राजनीतिक और
आर्थिक स्वतंत्रता के विरोध की भावना जगाई गई। ठीक है, यहाँ पर बल्कि राजनीतिक और आर्थिक है। आर्थिक स्वतंत्रता के विरोध की भावना जगाई गई। ठीक, आगे वो लिखते हैं कि सरकार से कुछ मांगने के स्थान पर अब कवियों की वाणी देशवासियों की स्वतंत्रता देवी की वेदी पर बलिदान होने को प्रोत्साहित करने लगी। अब जो आंदोलन चले वे सामान्य जन समुदाय को भी साथ लेकर चले थे। यानी कि अब क्या हो गया, गांधी जी का आगमन हो चुका है और एक नेता मिल चुका है भारत को, और जन समुदाय उनके आंदोलनों में भागीदारी करने की कोशिश करता है। एक जो टीम बन गई है, जितने भी उस समय के नेता थे, वो एक तरीके से जन समुदाय में अपना विश्वास बनाए हुए थे। इससे उनके भीतर अधिक आवेश और बल का संचार हुआ। सबसे बड़ी बात यह हुई कि आंदोलन संसार के और भागों में चलने वाले आंदोलनों के मेल में लाए गए, जिससे क्षोभ की एक सार्वभौम धारा की शाखाओं से प्रतीत हुए। वर्तमान सभ्यता और लोक की घोर आर्थिक विषमता से जो असंतोष का ऊंचा स्वर पश्चिम में उठा, उसकी गूंज यहाँ भी पहुंची। दूसरे देशों का धन खींचने के लिए यूरोप में महायंत्र प्रवर्तन का जो क्रम चला, उससे पूंजी लगाने वाले थोड़े से लोगों के पास तो अपार धनराशि इकट्ठी होने लगी, पर अधिकांश श्रमजीवी जनता के लिए भोजन वस्त्र मिलना भी कठिन हो गया। अतः एक और तो यूरोप में मशीन की सभ्यता के विरुद्ध टॉलस्टॉय की धर्म बुद्धि जगाने वाली वाणी सुनाई पड़ी, जिसका भारतीय अनुवाद गांधी जी ने किया। गांधी जी के ऊपर सबसे ज्यादा किसका प्रभाव था? टॉलस्टॉय का। और पढ़ रहे हैं हम हिंदी साहित्य का इतिहास, लेकिन इसमें हमने देखा अनचाहे में ही कि वैचारिक पृष्ठभूमि का भी एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो देखिए सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर क्या किया गया कि यूरोप में जो मशीन की सभ्यता थी, आज हम लोग भी मशीन की सभ्यता में ही जी रहे हैं। तो कुछ साहित्यकार जो होते हैं, लोग बताते रहते हैं कि मनुष्य मनुष्य जो है वो मशीन के नियंत्रण में जाता रह रहा है, मशीन का उपयोग उतना ही करना चाहिए जितना कि हो सके। तो उसके खिलाफ उस जमाने में टॉलस्टॉय इत्यादि अपनी कविताओं के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से कुछ आवाज उठा रहे थे। उसका अनुवाद गांधी जी ने किया। दूसरी ओर इस घोर आर्थिक विषमता की ओर प्रतिक्रिया के रूप में साम्यवाद और समाजवाद नामक सिद्धांत चले, जिन्होंने रूस में अत्यंत उग्र रूप धारण करके भारी उलटफेर कर दिया। तो आप देखेंगे कि इन सभी परिस्थितियों का प्रभाव छायावादी कविताओं पर भी दिखलाई पड़ता है। कुछ कुछ कविताएं आपको दिखलाई पड़ जाएंगी, और उसी के समानांतर जो गद्य लिखा जा रहा था, गद्य में आप देखेंगे कि जो प्रेमचंद हैं, उनकी रचनाओं में भी गांधी का प्रभाव, टॉलस्टॉय का प्रभाव, समाजवाद, साम्यवाद, मार्क्सवाद, अम्बेडकरवाद, सभी का थोड़ा थोड़ा प्रभाव दिखलाई पड़ता है। आगे लिखते हैं कि अब संसार के प्राय सारे सभ्य भाग एक दूसरे के लिए खुले हुए हैं। इससे एक भूखंड में उठी हुई हवाएं दूसरे भूखंड में शिक्षित वर्गों तक अवश्य ही पहुंच जाती हैं। यदि उनका सामंजस्य दूसरे भूखंड की परिस्थिति के साथ हो जाता है, तो उस परिस्थिति के अनुरूप शक्तिशाली आंदोलन चल पड़ते हैं। इसी नियम के अनुसार शोषक साम्राज्यवाद के विरुद्ध राजनीतिक आंदोलन के अतिरिक्त यहाँ भी किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, अछूत आंदोलन इत्यादि कई आंदोलन एक विराट परिवर्तनवाद के नाना व्यवहारिक अंगों के रूप में चले हैं। यानी आप देखेंगे कि ये जो दौर है छायावाद का दौर, और इसमें खड़ी बोली अपने परिनिष्ठित रूप में है और माध्यम बन चुकी है भाषा के रूप में। अगर कोई अपने भाव और विचारों को अभिव्यक्त करना चाहता है, तो खड़ी बोली को स्पष्टता से एकदम प्रयोग करता है, चाहे वो गद्य के क्षेत्र में हो चाहे पद्य के क्षेत्र में हो। तो यहाँ पर तमाम आंदोलनों की चर्चा की है, जिसको कि हम इतिहास ग्रंथों में पढ़ते हैं, लेकिन साहित्य में भी आप देख रहे हैं कि आचार्य से शुक्ल ने अपनी आलोचना दृष्टि का प्रयोग करते हुए उस समय से जोड़ने की कोशिश की हुई है। और न जाने मैं आप सभी को जोड़ पा रहा हूँ कि नहीं, आप सभी के कमेंट आमंत्रित रहेंगे। और नहीं तो पता चला कि बहुत लोग मोबाइल को ऐसे ऑन करते हुए और सो चुके होंगे, और मैं कितनी बड़ी-बड़ी बातें यहाँ पर कर रहा हूँ। आगे लिखते हैं कि श्री रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी आदि कई कवियों की वाणी द्वारा ये भिन्न-भिन्न प्रकार के आंदोलन प्रतिध्वनित हुए। यानी चाहे दिनकर की रचनाओं को पढ़िए, नवीन की रचनाओं को पढ़िए, माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं को पढ़िए, ठीक है? जैसे पुष्प की अभिलाषा। तो इन सभी कवियों की कविताओं में, इनके वाणियों के माध्यम से तमाम आंदोलन प्रतिध्वनित होते हैं। कुछ बच्चे पीएचडी के टॉपिक्स को बार-बार पूछते हैं कि राष्ट्रीय चेतना को लेकर क्या कर सकते हैं? तो इन तीनों कवियों को आप जोड़ सकते हैं। इनकी कविताओं को लेकर तत्कालीन समय की जो राष्ट्रीय चेतना थी और आज की जो राष्ट्रीय चेतना है, वो
कितनी अलग है, क्या है, इस पर एक काम किया जा सकता है। क्या आज भी रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर माखनलाल चतुर्वेदी जैसे कवि बचे हुए हैं, या फिर कुछ अपना गुट बना लिए हैं और कविताओं की एक दूसरे से समीक्षा लिखवा रहे हैं और अखबारों में बस छपवा रहे हैं? तो क्या इस तरह के कवि बचे हुए हैं? आप खोज सकते हैं, ये भी एक क्या है, रिसर्च का टॉपिक हो सकता है। ऐसे समय में कुछ ऐसे भी आंदोलन दूसरे देशों की देखा-देखी खड़े होते हैं, जिनकी नौबत वास्तव में नहीं आई रहती। यूरोप में जब देश बड़े-बड़े कल कारखानों से भर गए हैं और जनता का बहुत सा भाग उसमें लग गया है, तब मजदूर आंदोलन की नौबत आई है। यहाँ अभी कल कारखाने केवल चल खड़े हुए हैं और उनमें काम करने वाले थोड़े से मजदूरों की दशा, खेत में काम करने वाले करोड़ों अच्छे किसानों की दशा में कहीं अच्छी है। पर मजदूर आंदोलन साथ लग गया। जो कुछ हो, इन आंदोलनों का तीव्र स्वर हमारी काव्यवाणी में सम्मिलित हुआ है। तो आगे चलकर आप देखेंगे जो प्रगतिवाद है, उसमें जितनी भी कविताएँ लिखी गई उनके केंद्र में किसान, मजदूर, हाशिए के लोग, प्रकृति, ये सारी चीज़ें हैं। और आप देखेंगे जोड़ते हुए कि इसी समय गोदान इत्यादि भी लिखा जा रहा था और उसमें भी देखेंगे कि होरी जो कि किसान का प्रतिनिधित्व है, बाद में उसका पुत्र जो गोबर है, वो होरी बाद में मज़दूरी भी करने की कोशिश थोड़ा बहुत करता है। तो कहने का मतलब है कि उस समय का जो भी अ, उस समय का वातावरण था, परिस्थितियाँ थी, उन सभी को कविताओं में भी रखने की कोशिश की जाती रही। आंदोलनों का तीव्र स्वर हमारी काव्यवाणी में क्या हुआ? सम्मिलित हुआ। आगे लिखते हैं कि जीवन के कई क्षेत्रों में जब एक साथ परिवर्तन के लिए पुकार सुनाई पड़ती है, तब परिवर्तन एक वाद का व्यापक रूप धारण करता है और वह बहुतों के लिए सब क्षेत्रों में स्वतः एक चरम साध्य बन जाता है। क्रांति के नाम से परिवर्तन की प्रबल कामना हमारे हिंदी काव्य क्षेत्र में प्रलय की पूरी पदावली के साथ व्यक्त की गई है। इस कामना के साथ कहीं-कहीं प्राचीन के स्थान पर नवीन के दर्शन की उत्कंठा भी हुई है। सब बातों में परिवर्तन ही परिवर्तन की यह कामना कहाँ तक वर्तमान स्थिति के स्वतंत्र पर्यालोचन का परिणाम है और कहाँ तक केवल अनुकृत है, नहीं कहा जा सकता। इतना अवश्य दिखाई पड़ता है कि इस परिवर्तनवाद के प्रदर्शन की प्रवृत्ति अधिक हो जाने से जगत और जीवन के स्वरूप की यह अनुभूति ऐसे कवियों में कम जग पाएगी, जिसकी व्यंजना काव्य को दीर्घायु प्रदान करती है। तो आप जानते हैं कि कई लोगों का मानना है कि परिवर्तन क्रांति से की जा सकती है। ठीक है ना? तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस चीज़ को पकड़ने की कोशिश की है या फिर बतलाने का प्रयास किया है कि परिवर्तन की आकांक्षा रखना कहाँ तक वर्तमान समय अम, में परिणाम के रूप में है या फिर नकल के रूप में है, नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि उस ज़माने में लोगों को पता चलता था। जैसे आप कथा साहित्य को भी पढ़ेंगे, तो इस तरीके का रूप वहाँ पर दिखलाई पड़ेगा। कुछ रचनाओं में आप देखेंगे, कुछ उसमें क्रांतिकारी लोग दिखलाई पड़ जाते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर शुक्ल जी ने लिखा कि परिवर्तनवाद के प्रदर्शन की प्रवृत्ति अधिक हो जाने से जगत और जीवन के स्वरूप की अनुभूति ऐसे कवियों में कम जग पाएगी, जिसकी व्यंजना काव्य को दीर्घायु प्रदान करती। आगे लिखते हैं कि यह तो हुई काल के प्रभाव की बात। थोड़ा यह भी देखना चाहिए कि चली आती हुई काव्य परंपरा की शैली से अतृप्ति या असंतोष के कारण परिवर्तन की कामना कहाँ तक जगी और उसकी अभिव्यक्ति किन-किन रूपों में हुई। भक्ति काल और रीति काल की चली आती हुई परंपरा के अंत में किस प्रकार भारतेंदु मंडल के प्रभाव से देश प्रेम और जाति गौरव की भावना को लेकर एक नूतन परंपरा की प्रतिष्ठा हुई। इसका उल्लेख हो चुका है भारतेंदु काल के अंतर्गत। द्वितीय उत्थान में काव्य की नूतन परंपरा का अनेक विषय स्पर्शी प्रसार अवश्य हुआ, पर द्विवेदी जी के प्रभाव से एक और उसमें भाषा की सफाई आई और उसका स्वरूप गद्यवत, रूखा, इतिवृत्तात्मक और अधिकतर बाह्यार्थ निरूपक हो गया। अतः इस तृतीय उत्थान में जो परिवर्तन हुआ और पीछे छायावाद कहलाया, वह उसी द्वितीय उत्थान की कविता के विरुद्ध कहा जा सकता है। यानी जो छायावाद का जन्म होता है, वो उस ज़माने की कविता में जो गद्यवत रूप है, काव्यत्व की थोड़ी-थोड़ी कमी हो रही है, रूखापन है, इतिवृत्तात्मकता है और केवल बाहरी आवरण को लेकर ही कविता लिखी जा रही है। इन सभी के विरोध में जो परिवर्तन, प्रतिवर्तन हुआ, उसका नाम क्या कहलाया? छायावाद। और एक तरीके से देखा जाए तो द्विवेदी युगीन काव्य प्रवृत्तियों के विरुद्ध इस प्रवृत्ति को देखा जा सकता है।
उसका प्रधान लक्ष्य काव्य शैली की ओर था, वस्तु विधान की ओर नहीं। यानी जो छायावाद आया, उसका प्रधान लक्ष्य क्या था? काव्य शैली की ओर था, वस्तु विधान की ओर नहीं था। कविताओं में आप देखेंगे कि एक शैली होता है और एक वस्तु विधान होता है। अर्थ भूमि या वस्तु भूमि का तो उसके भीतर बहुत संकोच हो गया, समन्वित विशाल भावनाओं को लेकर चलने की ओर ध्यान न रहा। यानी कि अगर काव्य भूमि को देखें, तो उसका क्षेत्र सीमित रह गया था। उसमें इसके विस्तार को लेकर चलने की जो भावना थी, उसके तरफ कवियों का वो बहुत ध्यान नहीं था। द्वितीय उत्थान की कविता में काव्य का स्वरूप खड़ा करने वाली दोनों बातों की कमी दिखलाई पड़ती थी। कल्पना का रंग भी बहुत कम या फीका रहता था और हृदय का वेग भी खूब खुलकर नहीं व्यंजित होता था। इन बातों की कमी परंपरागत ब्रजभाषा काव्य का आनंद लेने वालों को भी मालूम होती थी और बंगला या अंग्रेजी कविता का परिचय करने वालों को भी। अतः खड़ी बोली की कविता में पद लालित्य, कल्पना की उड़ान, भाव की वेगवती व्यंजना, वेदना की विवृत्ति, शब्द प्रयोग की विचित्रता इत्यादि अनेक बातें देखने की आकांक्षा बढ़ती गई। और देखेंगे कि ये सभी चीजें जो है छायावादी काव्य की प्रवृत्तियों के तौर पर आ गई। ठीक है ना? आगे लिखते हैं कि सुधार चाहने वालों में कुछ लोग नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त खड़ी बोली की कविता को ब्रज भाषा काव्य की सी ललित पदावली तथा रसात्मकता और मार्मिकता से समन्वित देखना चाहते थे। जो अंग्रेजी या अंग्रेजी के ढंग पर चली हुई बांग्ला की कविताओं से प्रभावित थे, वे कुछ लाक्षणिक वैचित्र्य, व्यंजक चित्र विन्यास और रुचिर अन्योक्तियां देखना चाहते थे। श्री पारसनाथ सिंह के किए हुए बांग्ला कविताओं के हिंदी अनुवाद सरस्वती आदि पत्रिकाओं में संबत 1967 से ही निकलने लगे थे। ग्रे, वर्ड्सवर्थ आदि अंग्रेजी कवियों की रचनाओं के अनुवाद भी, जैसे जीतन सिंह द्वारा अनुदित वर्ड्सवर्थ का कोकिल, ये सब निकले। अतः खड़ी बोली की कविता जिस रूप से में चल रही थी, उससे संतुष्ट न रहकर द्वितीय उत्थान के समाप्त होने से कुछ पहले ही गई कवि खड़ी बोली काव्य को कल्पना का नया रूप रंग देने और उससे अधिक अंतर्भाव व्यंजक बनाने में प्रवृत्त हुए, जिनमें प्रधान थे मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे और बद्रीनाथ भट्ट। इन तीन का नाम यहाँ पर बताया गया कि गुप्त जी, पांडे जी और भट्ट जी, जो कि खड़ी बोली काव्य को के अंदर कल्पना का नया रूप रंग देने का प्रयास किया और अंतर्भाव से जोड़ने का प्रयास किया। कुछ अंग्रेजी ढर्रा लिए हुए जिस प्रकार की फुटकर कविताएं और प्रगीत मुक्तक, जिसको लिरिक्स बोलते हैं, बांग्ला में निकल रहे थे, उनके प्रभाव से कुछ विशृंखल वस्तु विन्यास और अनूठे शीर्षकों के साथ चित्रमयी, कोमल और व्यंजक भाषा में इनकी नए ढंग की रचनाएं संबत 1970-71 से निकलने लगी थी, जिनमें से कुछ के भीतर रहस्य भावना भी रहती थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कविता जो परंपरा से चली आ रही थी, उसके विषय वस्तु में भी बदलाव धीरे धीरे हो रहा था। चित्रमयता, कोमलता, व्यंजक भावना और रहस्य भावना भी इसमें मौजूद थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने ऐसे बहुत ही एक तरीके से कहें अरुचिकर विषय को समझने की कोशिश की। यहाँ पर किसी भी कवि इत्यादि की कविता आप नहीं देखे। ये बड़ा ही सैद्धांतिक विचार था यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। उसको हमने देखने का प्रयास किया कि किस तरीके से खड़ी बोली कविता के क्षेत्र में अपने पाँव को जमा रही है, परिनिष्ठित होते जा रही है और विषय वस्तु कैसे उसके बदलते जा रहे हैं, नए-नए विषयों की तरफ लोग जा रहे हैं। और जो उस समय की काव्य धारा थी छायावाद, उसकी विषय वस्तु की पृष्ठभूमि कैसे निर्मित हो रही है, इन सभी बिंदुओं पर हमने चर्चा की। उम्मीद है कि आप सभी ध्यान लगाकर सुने होंगे। हो सकता है कि पहली बार में ना समझ में आए, लेकिन दूसरी बार में ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो आप सभी के कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।